मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम तो किए, उनके काम मैंने गिना दिए, लेकिन उन्होंने पूरे पैन इंडिया बीजेपी को एक तरह से स्थापित किया है, जो पहले दिखता नहीं था। 2014 का मैं मैप देखता हूं तो 2014 में एक बहुत सिंपल सी बात है कि शासन कितना था बीजेपी का, 34% लैंड एरिया पे हम लोग थे सिर्फ, और पॉपुलेशन कितना हुआ करता था, सिर्फ 25% पॉपुलेशन पे बीजेपी का शासन था। आज वो कहां पर पहुंचा है, बीजेपी का 72% दुनिया पूरे भारत का जो लैंड है उसमें बीजेपी का शासन है या फिर एनडीए का शासन है, और 78% पॉपुलेशन पर इस वक्त बीजेपी या बीजेपी सहयोगी दलों के साथ इस वक्त शासन कर रही है। यह कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, ये एक तो अभी हम लोग जो आंकड़े बता रहे हैं 4399 दिन उन्होंने पूरे किए, और 9000 से ज़्यादा दिन हो गए उनको सत्ता में सर्वोच्च पद पर रहते हुए। वो मुख्यमंत्री भी रहे 13 साल, 25 साल हो गए लगातार। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है जो 13 साल मुख्यमंत्री लगातार और उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री, और वो यात्रा कंटिन्यू हो। तो ये यात्रा कंटिन्यू अभी रहने वाली है, ऐसा अभी तो दिख ही रहा है, आपने बता ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ और जो वैचारिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक उपलब्धियां हैं देश की, वो आपने बताई। जो वैचारिक मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो या उसके भारतीय जनसंघ जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, कश्मीर का मुद्दा था उसमें कि आर्टिकल 370 और 35A हटाएंगे, वो रिमूव करना एक बड़ा आइडियोलॉजिकल बैटल था जो मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ उनकी दूसरी बार ज़्यादा बहुमत से सरकार आई थी जब 2019 में। नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा इशू रहा है, एक वैचारिक मुद्दे से जुड़ा हुआ। वो भी कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पास किया और अब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो पड़ोस के देशों से जो धार्मिक प्रताड़ना झेल करके गैर मुस्लिम आए हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का बनना एक बड़ी उपलब्धि है, और उसी वैचारिक मामलों में आप समान नागरिक संहिता को भी जोड़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है राज्य दर राज्य। उत्तराखंड ने लागू किया, असम ने लागू किया, अब एक एक करके दूसरे राज्यों में लागू हो रहा है। और बाकी जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और उसका जो विस्तार हुआ है वो सब आपने बताया। मतलब असली सवाल ये था कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ विकास का जो मॉडल वो गुजरात से लेकर के आए थे, उसके साथ वैचारिक मुद्दों पर भी वो उसी कमिटमेंट के साथ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए वैचारिक तो था, लेकिन जब आर्थिक की बात होती है तो अर्थव्यवस्था में भी आज के वक्त में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से और युद्ध जो हो रहे हैं लगातार, उसके वजह से सबकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। भारत ने 7.7% हासिल किया, 6.5% इस मतलब 2026-27 का भी बताया जा रहा है कि हम करेंगे, जो दुनिया में सबसे तेजी से है। लेकिन मेरा प्रश्न जो, एक बार सज्जन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप हैं, ये जो पैन इंडिया जो प्रेजेंस प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया, अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली समझाता हूं। 2014 की बात करें तो बीजेपी कहां शासन कर रही थी जब जनवरी 2014 जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, और अगर कोalition गवर्नमेंट में थे तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में थे। आज के वक्त में मैं देखता हूं तो इसमें ये मैं बता नहीं सकता कौन सा छोड़ू, सिर्फ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर छूटा हुआ है, पंजाब छूटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश है और साउथ के छूटे हुए हैं, और एक आपका झारखंड छूटा हुआ है। बाकी सारा का सारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीते गए, और मुझे लगभग लगता है कि 35 से ज्यादा उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते, 3 लोकसभा जीते हैं। देखिए, जो 12 साल का अगर संक्षेप देखें तो सबसे मोटा मोटी बात जो है वो है कि पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन जो हम लोग कहते हैं, आकांक्षा की राजनीति, पहचान से ज्यादा आइडेंटिटी, कास्ट, कम्युनिटी, एथनिसिटी, उससे ज्यादा एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स। वो प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात मॉडल लेके आए तो आप देखिएगा 14 में ही एक उत्साह था कि अलग अलग वर्गों के लोगों ने जो पुरानी पार्टियों को छोड़ के अच्छी खासी संख्या में उनको वोट किया था। ठीक। दूसरी देखिए, जो हम कहते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको आपने आर्थिक रूप से और पॉलिसी दोनों तरीके से जोड़ा, जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। तो इससे क्या हुआ कि करप्शन तो कम हुआ ही हुआ, आपने समाज के अंतिम पायदान को भी, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उससे सीधा जोड़ा। तीसरी बात देखिए, 3 तरह की जिसको हम मार्जिनलाइज्ड स्पेसेस कहते थे, जो हाशिए पे थे, उसकी मेन स्ट्रीमिंग हुई। एक जो सबसे पिछड़े, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हो, गरीब हो, दलित, आदिवासी हो, महिलाएं हो, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। बिल्कुल। दूसरा क्या हुआ है, देश का वो हिस्सा जिसे हम कहते थे पेरीफेरी है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा कैसे देखा जाता था, पेरीफेरी वर्सेस मेन स्ट्रीम, मेनलैंड इंडिया वर्सेस पेरीफेरी। आज के डेट में आप कह नहीं सकते हैं कि गुवाहाटी मेनलैंड कम है दिल्ली से या नहीं है, उतना ही वो में। तो जो पेरिफेरल इंडिया की बात थी वर्सेस मेनलैंड, वो खत्म हो गया है, उसकी मेन स्ट्रीम हुई। परंपराओं की जो बात होती थी, राम मंदिर का बनना, जिसको मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर आप हिंदू और सनातन संस्कृति की बात कर दें तो वो एक पाप है, उसको लेके जो लोग एक हीन भावना से ग्रसित रहते थे, उसको भी एक मेन स्ट्रीमिंग में लाना।
तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरे इंडिया में जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, मार्जिनलाइज्ड कल्चर हो, समाज के हाशिए के लोग हों, पेरिफेरल इंडिया जिसको आप कहते थे, उन सब की मेन स्ट्रीमिंग है। और इस तरीके से न्यू इंडिया की जब हम बात करते हैं